मैं एक होटल में काम करती थी। एक दिन उस होटल में एक मास्क पहना हुआ आदमी आया और उसने मुझे अपने बंगले पर काम करने के लिए रख लिया। मैं भी खुशी-खुशी उसके साथ चली गई, क्योंकि वह मुझे काम के बदले काफ़ी पैसे दे रहा था। मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या काम करना होगा, तो उसने कहा कि रात को बताएगा। रात को वह मेरे कमरे में आया और मुझे नाइटी पहनने को कहा। फिर उस रात उसने कई बार मेरे साथ मम्मी, आप क्यों इस बात की इतनी चिंता कर रही हैं? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इतने पैसे जमा कर लूँ कि हमारे सारे मुश्किलें खत्म हो जाए। मेरी ये बात सुनकर माँ ने हमेशा की तरह मुझसे चिढ़कर कहा, तू पिछले 1 साल से यही बात कह रही है, लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। 1 साल में तू पैसे जमा नहीं कर पाई, तो 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाएगी? मुझे तो सब कुछ बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। समय और हालात हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं। हमारा तो गुज़ारा मुश्किल से हो रहा है। ऐसे में भला इतने पैसे कहाँ से आएँगे? और तू तो ऐसे बात कर रही है, जैसे तेरे हाथ कोई खजाना लग गया हो। मुझे तो तेरे इस भरोसे पर कोई यकीन नहीं हो रहा। पिछले 1 साल से मैं तुझ पर भरोसा कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरी माँ के लहजे में पिछले 1 साल से कड़वाहट थी, जो वो मुझ पर वक्त के साथ निकाल दिया करती थी। अभी भी मैंने माँ को समझाते हुए कहा, मम्मी मेरी बात तो सुनिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप ऐसे नाराज़ हो रही हैं, जैसे सब कुछ मेरे हाथ में हो और मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही। लेकिन मम्मी मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह नाराज़ होकर कमरे में चली गई और मैं अपना सर पकड़कर रह गई। मेरा नाम वंदना है। जब से मैंने होश संभाला है, मैं और मम्मी इसी एक कमरे के घर में रह रहे हैं। मम्मी ने बताया था कि मेरे पापा हमें बहुत साल पहले छोड़कर चले गए थे। उन्हें अपने ही ऑफिस में कोई और लड़की पसंद आ गई थी। उन्होंने मम्मी को छोड़कर उससे शादी कर ली और हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। मम्मी ने जैसे-तैसे करके मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। यह एक कमरे का घर भी किराए का है, जिसका किराया कम है, इसलिए हम लोग कई सालों से यहीं पर रह रहे हैं। शादी के वक्त मम्मी के पापा ने अपना घर उनके नाम कर दिया था, क्योंकि मम्मी अपने मम्मी-पापा की इकलौती बेटी थी। मम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे पापा ने उस घर को पाने के लिए मम्मी से शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने मम्मी से वह घर छीन लिया और हमें घर से निकाल दिया। फिर उन्होंने दूसरी औरत से शादी कर ली। तब से उस घर को लेकर कानूनी कार्यवाही चल रही है, लेकिन अब तक फैसला किसी के पक्ष में नहीं हुआ है। मम्मी हर महीने मुझसे कहती है कि वकील को पैसे देने हैं और मैं किसी तरह पैसे जुटाकर उन्हें दे देती हूँ। कभी किसी दोस्त से उधार लेकर, तो कभी अपनी कोई चीज़ बेचकर। मम्मी का कहना है कि उन्हें यह केस हर हाल में जीतना है। उन्हें अपना घर वापस चाहिए। वह उस घर को मेरे पापा को कभी नहीं देंगी। उस इंसान को जिसने उनके साथ धोखा किया और उनको अपनी ज़िंदगी से इस तरह निकाल दिया जैसे वह कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे ही नहीं, और उनकी जगह किसी और दूसरी औरत को दे दी। मम्मी कहती हैं कि वह उस घर को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि वह घर मम्मी के लिए बहुत अहमियत रखता था। वह घर उनके माता-पिता की इकलौती निशानी थी, जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले नहीं कर सकती थी, जिसने उनकी कद्र नहीं की। ऐसे लोग उस घर की क्या देखभाल करेंगे? वह तो अपनी पत्नी के कहने पर उसे बेच देंगे। मैं समझ सकती थी कि मम्मी को उस घर से कितनी मोहब्बत थी। इसी वजह से मैं बहुत मेहनत करती थी, 2-2 काम करती थी, ताकि पैसे जमा कर सकूं और महीने के आखिर में मम्मी को पैसे दे सकूं। लेकिन 1 साल पहले हालात बहुत खराब हो गए थे। वजह यह थी कि एक दिन जब मैं अपने काम से घर वापस आ रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी एक टांग बुरी तरह घायल हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कई महीने बिस्तर पर पड़ी रही और काम नहीं कर पाई। मम्मी ने लोगों से कर्ज लेकर घर का खर्चा चलाया और हर महीने वकील को पैसे दिए, जो हमारा केस लड़ रहा था। मम्मी कहती थी कि एक बार वह घर हमें मिल जाए, उसके बाद हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। वह घर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन इतने सालों से अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ था। मम्मी कहती थी
कि अब जल्द ही फैसला हमारे पक्ष में होगा। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतना समय बीत चुका था कि मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मैं थोड़ी बेहतर हुई, मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन नौकरी भी कहाँ इतनी जल्दी मिलती है। बहुत कोशिशों के बाद मुझे एक होटल में नौकरी मिली थी। मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी थी जिसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम ना हो। इससे पहले मैं फैक्ट्री में काम करती थी और डबल शिफ्ट लगाती थी ताकि पैसे बचा सकूं। लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कोई भी मुश्किल काम करना मेरे लिए संभव नहीं था। इसी वजह से मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। काफ़ी मुश्किलों के बाद मुझे इस होटल में एक ऐसी नौकरी मिली थी जो मेरे लिए आसान थी। मुझे बस रिसेप्शन पर बैठकर काम करना था और यह काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान था। मैं बहुत खुश थी कि भगवान ने मेरी सुन ली थी। लेकिन एक बात जो परेशान करने वाली थी, वह यह थी कि इस नौकरी से मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल रही थी, जितनी मेरी ज़रूरतों के लिए चाहिए थे। लेकिन जो भी हो, कुछ ना होने से तो बेहतर था। 6 महीने तक मैं घर पर रही थी। अब मुश्किल से अगर कोई काम मिल ही रहा था, तो कम सैलरी की वजह से मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी। मैंने होटल में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस काम से जितने भी पैसे मिलते थे, वे सारे घर के खर्चों में ही निकल जाते थे और महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता था। मम्मी इस बात को लेकर परेशान थी कि वे पहले ही लोगों से कर्ज लेकर वकील को पैसे देती रही थी। वे इस इंतजार में थी कि मेरी कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी तो सारा कर्ज भी वापस हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कर्ज वाले आए दिन घर के दरवाजे पर खड़े रहते थे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि इसके साथ कोई और नौकरी भी कर लूं, लेकिन होटल का समय बहुत ज़्यादा था। मैं सुबह-सुबह 8 बजे घर से निकलती थी और रात को 10 बजे वापस आती थी। इसके अलावा सिर्फ रात बचती थी और रात में मैं क्या काम करती। मम्मी जब भी मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगती, तो मैं उनसे यही कहती थी कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। लेकिन सच तो यह था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस बात को 1 साल बीत चुका था। मैंने मम्मी को समझाने की कोशिश की थी कि वह इस बात को यही खत्म कर दे। यह सोचकर सब्र कर ले कि शायद वह घर हमारे नसीब में था ही नहीं। जब से मैंने होश संभाला था, तब से हम लोग उस घर पर पैसा लगा रहे थे, लेकिन वह घर हमें अब तक नहीं मिला था। जितने पैसे हमने उस केस पर लगाए थे, उससे तो हम नया घर खरीद सकते थे। लेकिन मम्मी की जिद थी कि वह इस केस से पीछे नहीं हटेंगी। उनका कहना था कि अगर वह पीछे हट गई, तो वह घर मेरे पापा को मिल जाएगा, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। मम्मी का कहना था कि अब तो वैसे भी इस केस का अंत होने वाला है और फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है। अब जब उन्होंने इतने साल मेहनत की है, इतना पैसा लगाया है और अब जब उन्हें उनका फल मिलने वाला है, तो वह पीछे नहीं हटेंगी। ऐसा तो कभी मुमकिन नहीं होगा। मम्मी कहती थी कि उन्हें चाहे खुद को भी बेचना पड़े, लेकिन वह अपना घर नहीं जाने देंगी। अगर मैं इस बार कुछ नहीं कर सकती, तो वह खुद कुछ कर लेंगी। मैं जानती थी कि उस घर की मम्मी के लिए कितनी अहमियत थी, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से कर्ज भी मांगा था, लेकिन अब तो कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को हमारे आर्थिक हालात अच्छे से मालूम थे। सब यही सोचते थे कि अगर उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, तो फिर उन्हें वापस कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कभी भी किसी का पैसा नहीं रखा था। अक्सर इसी बात को लेकर घर में झगड़ा होता था। मम्मी रोज मुझसे पैसों के बारे में पूछती थी और मैं रोज उनसे यही कहती थी कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। इसी वजह से वह मुझसे नाराज थी और यही कह रही थी कि मुझसे कुछ नहीं होगा। पिछले 1 साल से मैं यही कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कर्ज लेने वाले हर रोज घर का दरवाजा खटखटाते हैं। मैं तो घर पर होती ही नहीं थी। मुझे क्या पता कि उन्हें कैसे-कैसे झूठ बोलकर और मिन्नतें करके मम्मी उन्हें वापस भेजती हैं। कितनी मुश्किल से वह उनसे कुछ और दिनों की मोहलत मांगती हैं। मम्मी का कहना था कि अगर मैं एक दिन घर पर रहूं, तो मुझे हालात का अंदाजा हो। मम्मी कहती थी कि वह 1 साल से इंतजार कर रही हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। अब उन्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं रही। उनका कहना था कि मैं बस झूठी उम्मीदें देती हूँ। अपने घर को बचाने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा।
वह इतनी आसानी से इस घर को नहीं जाने देंगी और इसके लिए अगर उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वह करेंगी, चाहे उन्हें लोगों के घरों में काम ही क्यों ना करना पड़े और कल से वह यही करेंगी। मम्मी की यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। इतने सालों से मैं नौकरी कर रही थी, अपना और मम्मी का गुज़ारा कर रही थी। मैंने कभी मम्मी को कोई तकलीफ़ नहीं होने दी थी, क्योंकि पापा ने मुझे ही वजह मानकर छोड़ा था। मेरे पापा को बेटा चाहिए था, लेकिन मैं उनके घर आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मम्मी को छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन मम्मी ने मुझे नहीं छोड़ा था और ना ही कभी दूसरी शादी की थी। उन्होंने मेरे लिए एक मुश्किल ज़िंदगी चुनी थी और इतने सालों तक मेहनत की थी। इसी वजह से उनकी हर ख्वाहिश का सम्मान करना और उनका ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी थी। मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ हो गई थी और मैं यह जानती थी, लेकिन मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उनकी खुशी के लिए मैंने उनसे वादा कर लिया और कहा कि वे बस मुझे 1 महीने का और समय दे दें। इस महीने के आखिर में मैं ज़रूर उन्हें सैलरी से ज़्यादा पैसे लाकर दूँगी, जिससे उनका कुछ कर्ज भी चुकाया जा सकेगा और घर के बाकी खर्चे भी पूरे हो जाएँगे। पहले तो वे मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थीं। उनका कहना था कि मैं हर रोज़ उन्हें यही झूठी तसल्ली देती हूँ, लेकिन मैंने उनसे वादा कर लिया था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं यह सब कैसे करूँगी, लेकिन मुझे किसी भी तरह मम्मी से किया हुआ वादा पूरा करना था। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इस बार भी उनकी उम्मीद टूट जाती और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने अपने होटल के लोगों से बात की थी कि या तो मेरी सैलरी बढ़ा दें या फिर मुझे कोई ऐसा काम दें जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते हों। मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैनेजर ने मुझसे कहा कि वह इस बारे में होटल के मालिक से बात करेंगे और अगर कोई गुंजाइश निकली तो मेरी सैलरी बढ़ा दी जाएगी या मेरे लिए किसी और काम का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। मैं जिस होटल में काम करती थी, एक दिन वहाँ एक मास्क पहना हुआ आदमी आया। उसी वक्त मैं मैनेजर से अपने काम के बारे में बात करने गई थी। वह आदमी भी वहाँ मैनेजर से कुछ बात कर रहा था। मैनेजर ने मुझे देखते ही कहा कि उन्होंने मेरे कहने पर होटल के मालिक से बात की है, लेकिन मालिक का कहना है कि मेरी सैलरी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती और फिलहाल होटल में कोई ऐसा काम भी नहीं है जिसे मुझे दिया जा सके, इसलिए मुझे इसी पर गुजारा करना होगा। मैं मायूस होकर वहाँ से वापस लौट आई, लेकिन उस आदमी की नज़रें मुझ पर ही थी, जिसने मास्क लगाया हुआ था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दूर तक मुझे देखा। मैं हैरान थी कि वह मुझे क्यों देख रहा था। मैं अपने काउंटर पर वापस आ गई। जब थोड़ी ही देर बाद वो मास्क वाला व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपना कार्ड मुझे दिया, तो कहने लगा कि अगर मुझे काम की ज़रूरत है, तो वह मेरी मदद कर सकता है। उसे अपने बंगले पर एक लड़की की ज़रूरत है, जो उसके लिए काम करे और मुझे तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलेगी। जितनी तनख्वाह मुझे यहाँ मिल रही है, उससे कहीं ज़्यादा। अगर मुझे पैसों और नौकरी की ज़रूरत हो, तो मैं उसके बंगले पर आ जाऊँ। वह अपना कार्ड देकर वहाँ से चला गया। जितनी तनख्वाह उसने बताई थी, वह मेरी 4-5 महीने की तनख्वाह के बराबर थी, जो वह 1 महीने में देने को तैयार था। पैसों की ज़रूरत तो मुझे थी, लेकिन यह सोचकर मैं चुप हो गई कि वह आदमी कौन है और मुझसे ऐसा कौन-सा काम कराना चाहता है। आखिर वह मुझे इतने पैसे क्यों देने को तैयार हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा काम हो जो ठीक ना हो और मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। इसी कारण पहले तो मैंने वहां जाने का इरादा छोड़ दिया। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी बहुत खुश थी। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। उन्होंने मुझे बताया कि आज जो लोग पैसे मांगने के लिए आए थे, उन्हें उन लोगों से बहस नहीं करनी पड़ी और ना ही उनकी कोई मिन्नतें करनी पड़ी। उन्होंने साफ कह दिया था कि इस महीने के आखिर में उनकी बेटी यानी कि मैं उनका सारा कर्ज चुका दूंगी और उसके बाद उन्हें यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर सभी लोग चुपचाप लौट गए, बिना कोई बहस किए। मम्मी की खुशी और सुकून देखकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने वादा तो कर लिया था, लेकिन उसे पूरा कैसे करूंगी, यही मेरे दिमाग में चल रहा था। मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था, ना तो मुझे कोई दूसरी नौकरी मिल रही थी। लेकिन इस बार अगर मैंने अपनी मम्मी को निराश कर दिया, तो वह पूरी तरह टूट जाती और मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दे सकती थी।
बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मुझे उस बंगले पर जाना चाहिए। आखिरकार मैं यह तो देखूं कि वह आदमी मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। हो सकता है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो। वह आदमी देखने में काफी अमीर लग रहा था। उसके लिए इतने पैसे शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, जितने वह मुझे तनख्वाह में दे रहा था। शायद मैं बेवजह ज्यादा सोच रही थी। हो सकता है कि भगवान ने मुझे यह मौका दिया हो और उस व्यक्ति को मेरी मदद के लिए भेजा हो। शायद यह मेरे सारे मसलों का हल था और मैं इसे अपनी फालतू की सोच में उलझ कर खो देती। मैंने अगले ही दिन बंगले पर जाने का फैसला कर लिया। मम्मी को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उन्हें बता देती तो वह मुझसे ज्यादा इस बारे में सोचती और बेवजह वहम पाल लेती। अगले ही दिन होटल से छुट्टी लेकर मैं उस आदमी के बंगले पर पहुंच गई, जिसने मुझे अपना कार्ड दिया था। जब मैं उसके घर के बाहर पहुंची तो वह बंगला बहुत बड़ा और खूबसूरत था। एक पल के लिए तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह व्यक्ति मेरी सोच से कहीं अधिक अमीर था। उसके लिए तो उतने पैसे कुछ भी नहीं थे जितने वह मुझे एक महीने की तनख्वाह में देने वाला था। शायद मैं बेवजह ही इतनी चिंता कर रही थी। मैंने चौकीदार को अपनी आने की वजह बताई और उसने मुझे अंदर जाने दिया। वह एक नौकरानी थी जिसे मैंने अपने आने का कारण बताया। उसने मुझे कमरे में बैठने को कहा और इंतजार करने को कहा। मैं उस कमरे में बैठकर उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति मेरे सामने आ गया, लेकिन उसने अब भी मास्क पहना हुआ था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसने मास्क क्यों पहन रखा था। क्या वह हमेशा ही इसे पहनता था या मुझसे अपना चेहरा छिपा रहा था? इस बात की कोई खास वजह मुझे समझ नहीं आई। वैसे भी मुझे उसकी शक्ल से कोई मतलब नहीं था। मैंने सीधे काम की बात की और उससे पूछा कि मुझे क्या काम करना होगा। मैंने उसे बता दिया कि मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने उससे यह पूछा कि मेरा काम क्या होगा, तो उसने कहा कि दिन में उसका इस बंगले पर मेरे लिए कोई काम नहीं है। दिन में मैं चाहूँ तो होटल में अपना काम जारी रख सकती हूँ या अपने घर पर समय बिता सकती हूँ। उसे सिर्फ रात को मेरी ज़रूरत है। उसने कहा कि रात का काम है और मुझे रात को यहाँ आना होगा। वह मुझे रात में ही काम बताएगा। फिलहाल अगर मैं जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ। मैं घर वापस आ गई और मम्मी से कहा कि मैंने एक और जगह काम ढूंढा है। वहाँ मुझे रात की ड्यूटी करनी होगी। इससे कुछ और पैसे मिलेंगे जो हमारे काम आएंगे। मम्मी को मेरे रात को घर से बाहर रहने पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि मैं घर के हालातों की वजह से मजबूर होकर काम के लिए बाहर जाती हूँ। इसी वजह से उन्होंने मुझसे कभी इस बारे में कुछ नहीं पूछा और मुझे पूरी इजाज़त दे रखी थी कि मैं जब चाहूँ काम पर जा सकती हूँ और जब चाहूँ लौट सकती हूँ। यह मेरे लिए फ़ायदेमंद था कि बंगले पर मेरा काम रात का था। दिन में मैं आराम से होटल में काम कर सकती थी और रात को होटल से सीधा बंगले पर चली जाती थी। इस तरह से मुझे दोनों जगहों से अच्छी तनख्वाह मिल जाती, जिससे एक महीने में ही हमारा आधे से ज़्यादा कर्ज उतर जाता। मैंने तय कर लिया था कि मुझे बस यह कर्ज उतारना है। इसके बाद मैं एक नौकरी छोड़ दूंगी। मैं खुशी-खुशी अगले दिन काम पर गई थी। होटल में मैंने सारा दिन काम किया और जैसे ही रात के 8 बजे थे, होटल से मेरी छुट्टी हुई थी, तो मैं घर जाने के बजाय सीधा बंगले पर चली गई थी। माँ को मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं दूसरी जगह काम पर आ गई हूँ, इसलिए उन्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज मेरा काम का यह पहला दिन है, इसलिए वापस आने का समय मुझे पता नहीं है। जैसे ही काम से छुट्टी होगी, तो मैं वापस आ जाऊंगी। मैं बंगले पर पहुंची तो वहां के मुलाजिम ने मुझे एक कमरे में जाने को कहा। मैं चुपचाप उस कमरे में आकर बैठ गई थी और अपने मालिक के आने का इंतजार करने लगी। काफी देर उसी तरह इंतजार करते हुए गुजर गई थी। जब वही आदमी उस कमरे में आया, उसके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था। डिब्बा उसने मुझे पकड़ा दिया और मुझसे कहा कि इसमें जो भी ड्रेस है उसे पहनकर तैयार हो जाओ। आखिर यह कौन सा काम था? मुझे तैयार होने का क्यों कह रहा था? मैंने चुपचाप वो डिब्बा उसके हाथ से लिया और ड्रेस पहनने के लिए वॉशरूम चली गई। लेकिन जैसे ही वहां जाकर मैंने उस डिब्बे को खोला, तो अंदर से निकलने वाली ड्रेस को देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह तो एक शॉर्ट नाइटी थी। आखिर यह आदमी मेरे साथ क्या करने का सोच रहा था? मैं फौरन कमरे से बाहर आई
और मैंने यह पहनने से साफ इनकार कर दिया। उसे यही कहा कि मुझे कोई ऐसा-वैसा काम नहीं करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ से जाती, उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। यह कहा कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे यह काम करना ही होगा। और वह मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर नहीं आया। मैं खुद यहाँ चलकर आई थी और मैंने खुद इस नौकरी को करने की हामी भरी थी। अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकती और चुपचाप जाकर यह पहनकर आ जाऊँ। उसके पास ज़्यादा समय नहीं है और ना ही वह ज़्यादा देर इंतज़ार कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ना चाहते हुए भी मुझे वही करना पड़ा जो वह आदमी मुझसे करने को कह रहा था। मैंने चुपचाप उसकी लाई हुई वह शॉर्ट नाइटी पहनी और वापस कमरे में आई, जहाँ वह व्यक्ति मेरा ही इंतजार में खड़ा था। लेकिन उसने एक नज़र भी मेरी ओर नहीं देखा। मेरे कमरे में आते ही उसने मुझे तैयार होने के लिए कहा। उसने कहा कि मैं अपने बाल खोलूं और रेड कलर की डार्क लिपस्टिक लगाऊं। उसके कहने के मुताबिक मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैं तैयार हुई उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि कमरे में जो व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, कमरे से बाहर आते ही उसने मुझे खींचकर अपने करीब कर लिया और अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। वह मेरे बालों में हाथ फेरने लगा और कहने लगा कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी हसीन हो सकती हूँ। वह मुझसे ऐसी बातें कर रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को सदियों से जानते हो और हमारे बीच अनगिनत प्यार हो। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वह मुझे उस कमरे से निकालकर काफी आगे एक दूसरे कमरे में ले आया और अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, पर्दे गिरा दिए और लाइट्स भी बंद कर दी। उसकी इस हरकत से मैं बहुत डर गई थी, यह सोचकर कि आगे वह मेरे साथ क्या करने वाला है। मैं बस इंतजार कर रही थी कि वह अब कुछ करेगा, अभी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात वैसे ही गुजर गई। उसने मुझे सामने सोफे पर सोने के लिए कहा, जबकि वह खुद अपने बिस्तर पर लेट गया। पूरी रात मैं उस सोफे पर डरती हुई बैठी रही। सुबह उठकर उसने मुझे शावर लेने के लिए कहा। उसकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मुझे वह आदमी पागल लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप वही करती गई जो वह मुझसे करने को कहता था। मैं शॉवर लेकर जैसे ही कमरे में वापस आई, उसने दोबारा से मुझे अपनी बाहों के घेरे में लिया और मुझे लेकर फिर से बाहर निकल आया और फिर से वही मेरी तारीफें करने लगा। साथ ही यह कहने लगा कि बीती रात उसके लिए बहुत खास थी। जो जो पल उसने मेरे साथ बिताए वह कभी नहीं भूल सकता और अब तो हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। उसकी बातों से वह मुझे पागल लगता था, लेकिन एक पागल इंसान इतना अमीर कैसे हो सकता है, यह सोचकर मैं हैरान थी। उसने मुझे बाहर तक छोड़ा और कहा कि बंगलों के बाहर बनी नौकरानी के कमरे में जाऊं, जहां मेरा सामान रखा है। वहां से मैं कपड़े बदलकर अपने घर जा सकती हूँ। मैं घर वापस आ गई थी, लेकिन उस व्यक्ति का बर्ताव मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद हर रोज मैं रात को बंगलों पर जाती और वह रोज मेरे साथ वही करता। रात में वह कई बार उठकर मुझसे बातें करता और बहुत प्यार भरी बातें करता, जैसे हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो। जबकि मैं हर रात सोफे पर गुजारती थी और वह अपने बिस्तर पर। यह सिलसिला चलता हुआ एक हफ्ता हो चुका था। एक हफ्ते बाद ही मेरे मालिक ने मुझे पूरे महीने की सैलरी दे दी थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे कुछ भी खास काम नहीं करना पड़ता था। मैं बस रात को वहां जाकर सोफे पर सो जाती थी और सुबह उठकर वापस आ जाती थी। सैलरी भी इतनी ज्यादा थी कि हमने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। मम्मी भी मुझसे बहुत खुश थी कि मैंने जो कहा था वह कर दिखाया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। लेकिन अब मैं यह नौकरी और नहीं करना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के चक्कर में मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। भला कोई इतनी सी बात के लिए इतने पैसे क्यों देता। इतना तो मैं जान चुकी थी कि उस व्यक्ति से मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसने इतने दिनों में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। मेरा काम हो गया था, इसलिए अब मुझे यह नौकरी छोड़नी थी। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपने मालिक से बात करूंगी, या तो वह मुझे पूरी सच्चाई बताए
कि आखिर वह मुझसे यह सब क्यों करवा रहा है, या फिर मैं यह काम छोड़ दूंगी। अगले दिन जब मैं बंगले पर गई और मालिक मुझे अपने साथ कमरे में ले जाने लगा, तभी एक औरत दौड़ती हुई आई। उससे पहले कि वह मुझ पर हमला करती और मुझे कोई नुकसान पहुंचाती, मालिक ने मुझे अपने पीछे कर लिया और उस औरत के वार से बचा लिया। वह औरत शायद मुझे मारना चाहती थी। मुझे वह औरत भी मालिक की तरह कोई पागल ही लग रही थी। वह बस यही चिल्ला रही थी कि वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मुझे जान से मार देगी। मालिक ने मुझे अपने कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर उस औरत के साथ लड़ने लगा। मैं काफी देर तक कमरे के अंदर डर के मारे बैठी रही। अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं यह काम और नहीं करूंगी। काफी देर बाद जब मालिक अंदर आया, तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अब और इस जगह पर काम नहीं कर सकती। वह महिला मुझे जान से मार डालेगी। अगर आज मालिक मेरे साथ न होते, तो मुझे नहीं पता था कि वह मेरा क्या हाल करती। जब मालिक ने मेरी पूरी बात चुपचाप सुनी और फिर बाद में कहा कि अब उसे मुझे यह काम करवाने की जरूरत नहीं रही, उसका काम हो गया। जो वह चाहता था वह हो चुका था। उसका उद्देश्य पूरा हो गया है और आज वह बहुत खुश है। और उस दिन पहली बार उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया था। जब मैंने उस आदमी को देखा, तो मैं हैरान रह गई थी। वह तो एक बहुत ही खूबसूरत आदमी था, जिसकी उम्र भी 32 से 33 साल ही थी। लेकिन वह यह सब क्यों कर रहा था, मैं यह जानना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने मालिक से पूछ लिया कि आज आखिरी दिन वह मुझे यह राज बता दे कि उन्होंने यह सब क्यों किया था। जब उन्होंने मुझे बताया कि वह महिला जो कल मेरे ऊपर हमला करने वाली थी, वह कोई और नहीं, उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी एक अभिनेत्री है और जैसा कि हर अभिनेत्री एक अमीर आदमी से ही शादी करती है, वैसे ही इस लड़की ने भी शादी के लिए उस आदमी को चुना था जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने शादी की थी। और इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी अपनी पत्नी को काम करने से नहीं रोका था। लेकिन वह इस काम में इस कदर मसरूफ हो गई थी कि उसने बाकी सारी चीजें भुला दी थी कि उसका कोई घर भी है, उसका कोई पति भी है। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब था, अपनी आरामदायक जिंदगी से, अपनी इच्छाओं से, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही उसने यह शादी की थी। इसमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। और यह बात मालिक को बाद में पता चली। मालिक का कहना था कि उसे बच्चों का बहुत शौक था। शादी के बाद वह चाहता था कि उसकी भी संतान हो। लेकिन जब भी वह अपनी पत्नी से अपनी इच्छा का इजहार करता, तो वह यही कहती कि वह क्या कर सकती है, यह तो भगवान की इच्छा है। वह खुद चाहती थी कि ऐसा हो। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। जब मालिक ने अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने का इरादा किया, तो डॉक्टर उसकी पत्नी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वे दोनों उसी के पास गए थे। उस डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट किए थे और उसके बाद पत्नी ने जो बात मालिक को बताई, वह मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उसके पास इसके पुख्ता सबूत थे, इसलिए वह चुप हो गए थे। उसकी पत्नी ने कहा कि वह पिता बनने की क्षमता नहीं रखता, जबकि इस सब में उसकी पत्नी का कोई कसूर नहीं था। और जो रिपोर्ट सामने थी, उसमें भी यही लिखा था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी वह सच्चाई मानने लगा था। उसकी पत्नी उसे बेवकूफ बना रही थी और यह जताती थी कि वह उसके साथ रहकर उस पर एहसान कर रही है। उस दिन के बाद उसकी पत्नी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। वह उससे दूर होती जा रही थी, देर तक घर से बाहर रहती थी और उसे अपने पति की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन फिर मालिक ने किसी और अस्पताल से अपना चेकअप करवाया और जब उसे यह पता चला कि उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से उससे झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा कोई मामला था ही नहीं, वह बिल्कुल ठीक था। जब वह अपनी पत्नी की उसी सहेली के पास गया जिसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी, तो उसने सारा सच बता दिया। उसने कहा कि यह सब करने के लिए मालिक की पत्नी ने उसे कहा था, क्योंकि वह एक अभिनेत्री थी और वह खुद मां नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से उसका फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसने यह बात अपने पति को बताई, तो वह नाराज हो जाएगा और शायद उसे छोड़ देगा, जबकि वह अभी तक इस स्थिति को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसे अभी अपने पति के साथ की जरूरत थी, उसके पैसों की और उसके नाम की जरूरत थी। इसलिए वह ऐसा कुछ करना चाहती थी कि उसका पति खुद ही शांत हो जाए और इस बारे में कोई बात ना करे। इसलिए उसने अपने इस दोस्त के साथ मिलकर
यह प्लान बनाया और मालिक को बेवकूफ़ बना दिया था। लेकिन जब वह सच सामने आया, तो मालिक को यह मानना पड़ा कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोल रही थी। उसकी पत्नी उसे यह दिखा रही थी कि वह उसके साथ रहकर उस पर एहसान कर रही है। उसके बाद से उसकी पत्नी ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी थी। वह घर से दूर रहने लगी, देर तक बाहर रहकर अपने काम में व्यस्त रहती और उसे अपने पति के बारे में कोई फ़िक्र नहीं थी। यह सब देखकर मालिक बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने यह सोचा कि शायद वह कुछ गलत समझ रहा है। मगर सारी सच्चाई जानने के बाद मालिक की आंखें खुल गई थी और मालिक के दिमाग में एक ख्याल आया। फिर मालिक ने जब होटल में मुझे देखा, तो उसी वक्त उसने अपने दिमाग में यह सब प्लान कर लिया। उसने देखा कि मैं एक एक्सीडेंट के कारण एक टांग से ठीक से चल नहीं सकती, और जब उसने मैनेजर से मुझे बात करते सुना और पाया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो उसने मुझे अपने प्लान में शामिल करने का फैसला किया। वह मुझे अपने घर में सिर्फ अपनी पत्नी को दिखाने के लिए लाता था। वह यह चाहता था कि उसकी पत्नी यह देखे कि हम दोनों के बीच संबंध है, और जब उसकी पत्नी यह देखेगी, तो वह खुद ही सारे झूठ को उजागर कर देगी। मालिक को यह अच्छी तरह से पता था कि उसकी पत्नी अपनी गलती छिपाने के लिए कोई बहाना बनाएगी। उसे डर था कि अगर वह लड़की जिसके साथ वह हर रात समय बिताता है, अगर वह प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने यह सोचा कि वह पत्नी को दिखाएगा कि मैं उसके पति के साथ हूँ, और पत्नी खुद ही अपनी गलती का स्वीकार करके सच्चाई बताएगी। मालिक का प्लान पूरी तरह से काम कर गया था। जब मुझे देखते ही उसकी पत्नी मुझ पर झपटी, तो मालिक ने यह समझ लिया कि उसकी पत्नी अब सच्चाई बताएगी। उसने खुद ही अपने अपराध का इकरार किया और सारी सच्चाई मालिक को बता दी। मुझे सब कुछ सुनकर बहुत हैरानी हुई। मैं नहीं जानती थी कि कोई महिला अपनी जिंदगी को इस तरह से बिगाड़ सकती है। मालिक अपनी जीत पर खुश थे, और मैं इस बात से खुश थी कि मेरी जिंदगी मालिक जैसे अच्छे इंसान के काम आई थी। मगर न जाने क्यों मुझे बार बार अपने खूबसूरत से मालिक की याद आती थी, और उनके साथ बिताए हुए पल याद आते थे। कुछ ही दिन बाद मालिक ने मुझसे कहा कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, क्योंकि वह ऐसी महिला के साथ नहीं रह सकता जो उससे झूठ बोलती हो। मालिक ने मुझसे कहा कि वह अब मुझसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहता है। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिसको चाहती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। मैंने तुरंत हाँ कहा और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। आज से मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई थी, क्योंकि एक ऐसा इंसान था जिसने मेरा हाथ थाम लिया था, जो हर लिहाज से मजबूत और परफेक्ट था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी परेशानियों का हल मिल गया था, और मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।